यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में, पुलवामा जहाँ के हमारे मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते, वहाँ पे भी हॉलमार्किंग गोल्ड बेचा जाता है। वहाँ पे नकली HUID का माल मिला गया है, तो हमारे कुछ ज्वेलर भाइयों ने पकड़ा भी है, उनकी FIR भी दर्ज हुई है। तो वो तो हमने चेक किया तो पता चला कि 30% ज्वेलरी है। कश्मीर लाइफ के आज की मुलाकात में आज आपका खैर मकदम। इस शो में हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होता है। तो आज की इस कड़ी में हमने दावत दी है तिलक राज साहब को, जो प्रिजाइड करते हैं, हेड करते हैं जम्मू कश्मीर में BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाजरीन, ये बात यहाँ आपको बताने की ज़रूरत है कि मेयार बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। कौन सी चीज आपके इस्तेमाल में हो और उसका मेयार क्या होना चाहिए, क्या वो मेयार उसकी कीमत और उसके आउटपुट को बैलेंस करता है, ये बुनियादी चीज होती है मेयार फिक्स करने में। और हमारे यहाँ रूटीन में तो मेयारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मेयार मार्केट से बहुत गायब है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न एंड इवॉल्व्ड सोसाइटीज। तो इसके लिए पूरे मुल्क में BIS काफ़ी बरसों से काम कर रहा है, स्टैंडर्ड मुकर्रर कर रहा है, और इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे साइंटिस्ट्स की बहुत सारी खेप लगी रहती है, जो मुख्तलिफ चीज़ों के मेयार, उनके आउटपुट, उनकी मैन्युफैक्चर और उनकी कीमतों के हिसाब से मेयार मुकर्रर करते हैं। तो आज हम इस सिलसिले में तिलक राज साहब से बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और करने की और क्या गुंजाइश है। तिलक राज साहब, आपका खुशामदीद हमारे शो में। नमस्कार। तो शुरुआत इस बात से करेंगे कि मेयार, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब मार्केट देखते हैं तो मेयार कहाँ देखते हैं आप? एक तरफ कीमत है, मतलब किसी भी दुकान पर जाइए, कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, कीमत आपको कोई भी बता देगा, लिखा भी होगा, लेकिन मेयार कैसे देखें हम, वो मसला है। स्टैंडर्ड का देखने का सबका अपना अपना तरीका होता है, पर जैसे जो हम बात कर रहे हैं मेयार के बारे में, जो स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड हम प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे हम घर के लिए फूड के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़रूर देखेंगे वो एक प्रॉपर क्वालिटी का बना हो, और कई बार हम ब्रांडिंग पे चले जाते हैं। तो इसी ब्रांडिंग्स को और ये कॉमन फैक्टर्स को लाने के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया। तो सभी प्रोडक्ट्स को, जैसे हम घर के अंदर इलेक्ट्रिकल आइटम यूज़ कर रहे हैं या एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग के पीसेस यूज़ कर रहे हैं, हीटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड के अनुरूप बना हुआ है। तो कई बार हम उसमें देखते हैं कि ISO लिखा हुआ है या BIS का ISI मार्क लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में मैं बताना चाहूँगा कि जो ISO जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, बट वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं करता। इस देश के अंदर BIS स्टैंडर्ड सेट करता है, नेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है, हम लोग इंटरनेशनल भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक फौज है, करीब 20,000 साइंटिफिक और कम्युनिटीज़ के पीछे हमारे, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जो इसके ऊपर स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, श्रीनगर में हीटर्स है, हीटर कैसा होना चाहिए, उससे करंट नहीं लगना चाहिए, उसका करंट का कंजम्पशन कितना होना चाहिए, और वो रोबस्टिक होना चाहिए, वो टूटे भी ना, तो और कितने दिनों वो चलेगा, लगातार कितनी देर चलाया जा सकता है उसको। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड में पहले से सेट की जाती हैं। अगर वही सेट नहीं किया जाएगा, स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, तो कोई बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। तो वो तो ऐसा बना देगा कि जैसे चाइनीज प्रोडक्ट हम काफ़ी देखते हैं कि आज हमने खरीदा, 4 घंटे चला, दुकान के अंदर चल गया, 1-2 दिन चल गया, उसके बाद आपकी किस्मत है वो चलेगा नहीं चलेगा। बाकी पर अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो स्टैंडर्ड ने पहले ही सेट किया हुआ है कुछ लिमिट्स कि इतना तो उसको चलना ही चलना है, और वो भी हाई कंडीशंस के अंदर। तो इट वाज ऑलवेज टेस्टेड। तो वी फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि कौन से हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं क्वालिटी पैरामीटर्स के। पर क्वालिटी पैरामीटर्स में भी एक यहाँ पे एक विरोधाभास आ जाता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी अगर हम सेट करें तो क्या होगा, कॉस्टिंग ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो कॉस्टिंग को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड को एक बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ता है, जो कंज्यूमर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और रेगुलेटर के लिए, तीनों के लिए बराबर हो।
तो इसीलिए जो हमारी जो कमिटीज होती हैं जो स्टैंडर्ड सेट करती हैं, उसमें रेगुलेटर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। मतलब एक की नहीं चलती कि मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि भाई इसको हल्का ही बनाए दें बट कंज्यूमर भारी भी ना ले ले। तो इन बिटवीन रेगुलेटर इज लुकिंग आफ्टर दैट कि हाँ ये एक सेट स्टैंडर्ड है, हम इस लेवल पे जा सकते हैं। इस वक्त कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब पूरी कायनात बनती है मुल्क में, मतलब क्या क्या नहीं बनता, जी। लेकिन कौन सी चीजें आपके दायरे इख्तियार में हैं और कौन सी चीजें आपके दायरे इख्तियार से बाहर हैं, ये इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा बात आगे बढ़ा देंगे। दायरा तो हमारा बहुत बड़ा है और ये बताते हुए हर्षता होगी कि हमारे दायरे में सब कुछ है। तो हम आज के दायरे के अंदर हमने 17 कमिटीज बना रखी हैं। आयुष डिपार्टमेंट भी है, यूनानी भी है उसके अंदर। उसके बाद हम लेटेस्ट सोशल वाला प्लेटफॉर्म भी उसमें डाल दिया है। जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी डाल दिए हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं और प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स खाली एक प्रोडक्ट नहीं है कि सपोज करें एक प्रोडक्ट है, ये नहीं है। इसके साथ प्रोडक्ट के साथ इसका रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंडर्ड है, इसका टेस्टिंग का स्टैंडर्ड है और इसका यूज करने का स्टैंडर्ड है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है। थोड़ा अभी 21 और 22 हजार स्टैंडर्ड हैं हमारे पास। 22,000? हाँ, 22,000 स्टैंडर्ड्स हैं और वी आर वर्किंग हार्ड कि इस संख्या को कैसे हम 30 से 40 हजार तक ले जा सकें, सभी चीज़ों को, सभी स्टैंडर्ड्स को कवर कर सकें। इसीलिए ब्रांच ऑफिसों का काम ये हो रहा है आजकल कि हम एज ए ब्रांच ऑफिस जाके स्टेट के अंदर जाके देख रहे हैं कि कहाँ पर गैप है और गैप्स को हम कवर कैसे जल्द से जल्द कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें बशर्ते दूसरे डेवलप नेशन से अपने आप को, स्टैंडर्ड्स की संख्या के अंदर हम बहुत पीछे हैं। हमें किसी तरह स्टैंडर्ड्स सभी प्रोडक्ट्स के पूरे करने पड़ेंगे ताकि हम देश को डेवलप नेशन की तरफ ले जा सके। हर चीज़ का सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, सभी को स्टैंडर्ड्स की ओनरशिप लेनी चाहिए, सभी को उस पर कमेंट करने चाहिए। ये किसी के लिए नहीं है कि खाली मैं ही बना रहा हूँ तो मेरे ही है। आप हैं तो आप अगर मीडिया साइड के कुछ स्टैंडर्ड्स अगर आपको लगते हैं कि ये गलत हो रहा है, यू कैन करेक्ट इट डाउन, कि आप भी उस कमेटी के पार्टिसिपेट बने और बोलें कि नहीं आप गलत हैं, इसमें ये पिच होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो वो भी हम बिल्कुल मद्देनजर कराएं। इसीलिए जो ब्रांचेस का आज की डेट में काम हो रहा है, हम ब्रांचेस एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का काम कर रहे हैं। हम आपके पास आ रहे हैं, आपकी आवाज़ों को सुन रहे हैं, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है सिस्टम में और उस सिस्टम से आगे हम हेडक्वार्टर्स के अंदर जो मेन कमेटी जो बैठती है उधर तक पहुंचाया जा रहा है। फूड बास्केट हर सोसाइटी का हिस्सा होता है। क्या सारे फूड्स आपके पास आते हैं? पानी आपके पास आता है? हाँ जी, आपके सब हम स्टैंड बनाते हैं। ओके। तो नाज़रीन, इस वक्त हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, वक्त के बाद हम फिर मुलाकात करेंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तिलकराज जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि जब हम किसी चीज का स्टैंडर्ड मुकर्रर करना चाहते हैं, we want to fix a standard for something, what is the process? स्टैंडर्ड बनाने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जैसे अगर आप कुछ स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो या तो एक कॉमन पब्लिक भी एक अप्लाई कर सकती है कि एक सेट परफॉर्मा है, वेबसाइट पे अप्लाई करके बता सकता है कि स्टैंडर्ड बना के दिया जाए। उसके बाद एक स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए बहुत एक डिवीजन काउंसिल्स हैं 17। उन डिवीजन काउंसिल्स के अंदर बहुत सारी कमेटीज हैं
उन कमिटीज के अंदर वर्किंग पैनल्स और पैनल्स भी हैं, तो जो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। उनके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सपोज करें एक कमेटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या रोबोटिक्स की, PGD18। PGD18 प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उसी के अलावा एक PGD15 भी है, एर्गोनॉमिक्स कमेटी है। उसी के बाद बॉयलर्स की कमेटी है, कन्वेयर्स की कमेटी है, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की कमेटी है। तो जैसे PGD18 के अंदर जो स्टैंडर्ड रोबोटिक्स के सेट होंगे, तो रोबोटिक्स रिलेटेड, AI रिलेटेड, 4.0 रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन होनी है वो उस कमेटी के दौरान होनी है, क्योंकि उसके सारे एक्सपर्ट उस कमेटी के अंदर है। अब चूंकि सभी एक्सपर्ट सभी फील्ड के नहीं हो सकते, तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ जैसे सिर्फ 4.0 के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ जैसे सिर्फ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के लिए एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं डेंटल रोबोटिक्स के लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं मेडिकल रोबोटिक्स के लिए एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। तो उन एक्सपर्ट्स की अलग अलग जमात क्रिएटेड होती है, जिनको वर्किंग पैनल्स वगैरह बोला जाता है, जो उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। जैसे आप सपोज करो आज आपने अप्लाई किया कि मेरे को एक स्टैंडर्ड बनाना है कि हाउ टू रिकॉर्ड द इंटरव्यूज, तो उसके लिए आपने लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड बनाइए, तो इट विल गो टू SSD 17 सोशल कमेटी के अंदर जाएगा। उसके अंदर वहां पे जो कमेटी के अंदर जो महानुभाव बैठे हैं उनके पास ये रखा जाएगा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनना चाहिए। तो आप जो खाका देंगे उसके बाद उस खाके के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करके एक खाका बना के देंगे स्टैंडर्ड पैट सेट के साथ। उस स्टैंडर्ड सेट के साथ वो पब्लिक के डोमेन पर डाला जाएगा कि हम ये स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, जिसको प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बोलते हैं। वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट पब्लिक के डोमेन में डालने के साथ साथ आज हम एक नया काम भी कर रहे हैं। अब हम आगे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट किया हुआ है MOU इंस्टीट्यूट में, IITs, NITs, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, उनको भी हम ऑफर करते हैं कि इसमें कोई रिसर्चेस वगैरह आपकी है तो वो दीजिए। तो उसके बेसिस पे उस स्टैंडर्ड को दोबारा बना के P ड्राफ्ट के बाद WC ड्राफ्ट बनाया था, वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट, वो भी 3 महीने के लिए सर्कुलेट होता है। उसके 3 महीने के सर्कुलेशन के बाद फिर दोबारा कमेटी में जाता है। कुछ कमेंट्स वगैरह अगर उस पर आए होते हैं तो कमेंट्स के बाद उसमें चेंजेस किए जाते हैं। फिर चेंजेस करने के बाद एक ड्राफ्ट और किया जाता है, और उसके बाद स्टैंडर्ड को फाइनलाइज करके डिवीजन काउंसिल फाइनलाइज करके फिर इसको प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये फाइनली प्रिंट होता है। बात को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि हम बात करें एक मखसूस प्रोडक्ट की, सोना। पूरे मुल्क में सोने की खपत बहुत ज्यादा होती है, चाहे फेस्टिवल्स की बात हो, चाहे शादियों की बात हो, सोना तो हमेशा जरूरत है। ये ओढ़ना बिछोना है पूरे मुल्क में। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है और ये जो मंडी है, इसके क्या हाल है हमारे? अब 2 फॉर्म में बात कर सकते हैं। एक फॉर्म में तो हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, एक तो इस बारे में कह सकते हैं कि हॉलमार्किंग ऑफ द गोल्ड 1999-2000 से चालू किया था BIS ने रिजर्व बैंक के कहने के ऊपर, ताकि सोने की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सके। उसके लिए स्टैंडर्ड है 1417, और उसी के लिए हमने जगह जगह लैब्स लगाएगी। तो अब श्रीनगर स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें, जम्मू के अंदर भी 8-9 लैबें हैं, और श्रीनगर में हमारे पास 3 लैबें हैं। यहाँ पे 3 लैब, ये जो असिंग सेंटर हैं उनको हम असिंग सेंटर बोलते हैं। अब सोने को कैसे टेस्ट करते हैं? ज्वेलरी बनाता है, ज्वेलरी बना के वो सोने के पीसेस सारे हैं ना, पीसेस 2 ग्राम से ऊपर के सारे पीसेस वो असिंग सेंटर को देता है सिस्टम के अंदर। दैट इज आवर हॉलमार्किंग सिस्टम के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एंटर करके भेजेगा। उसके बाद वहां पे वो चेक करेगा। उसके बाद एक पीस को गला के भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जब अगर सब कुछ ओके हो गया तो मशीन जो है ऑनलाइन इट विल गिव द नंबर्स, दैट इज HUID नंबर, 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर, और वो एक ही बार में लेजर मशीन से एक ही बार प्रिंट होता है। उसके बाद वो अपने आप गायब हो जाता है सिस्टम से। ये हमने वहाँ पे ऑथराइज किया हुआ है, और वेइंग भी हम वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके कैमरेज भी लगा रखे हैं, वी कैन सी इट, और हमारे ऑफिसर्स भी विजिट करते रहते हैं। तो वहाँ पे वो जब नंबर लग गया, ये ओके हो गया कि ये सिस्टम, या तो जैसे हमारे श्रीनगर में सिर्फ 18 कैरेट चलता है, तो 750 कैरेट का वो मटेरियल है। तो उसमें BIS का लोगो जो ट्रायंगल निशान होता है उसके 750, जो उसका वो है प्योरिटी दैट इज 18 कैरेट, और उसके बाद HUID नंबर जो 6 डिजिट के होते हैं। ये कंफर्म करने के बाद
जब कस्टमर को बेचा जाता है ज्वेलर के द्वारा, तो कस्टमर वो HUID नंबर डाल के BIS के ऐप में चेक कर सकता है कि ये कहाँ पर हॉलमार्क हुआ और किसने बनवाया, कौन सा ज्वेलर है। तो ये दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ मिल जाती है, तो इससे जेन्युइनिटी क्लियर हो जाती है। अब इश्यूज क्या हैं, जो अब आप जो दूसरी बात कह रहे थे कि श्रीनगर में क्या इश्यूज देखें, तो श्रीनगर में इश्यूज कुछ देखे गए हैं। कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं, ज्वेलर कम्युनिटीज़, कुछ निजी फायदे के लिए वो कुछ ये HUIDs की कॉपीज कर लेती है। अच्छा, अभी ये क्या होता है कि HUID तो हमने जो बनाया है तो वो कस्टमर को दिखना भी चाहिए, तभी तो जेन्युइनिटी आएगी। तो उसी का फायदा उठाते हुए वो HUIDs के नंबर्स को कहीं और कॉपी कर देते हैं। जैसे बैंगल्स पे लगा दिया तो वही सेम वो 3-4 बैंगल्स पे लगा देते हैं। क्योंकि अब ये तो देखना बड़ा मुश्किल है कि ये जब हम चेक करने जाते हैं, हमारे ऑफिसर भी जाते हैं तो चेक करते हैं, तो कहीं पे कोई त्रुटि मिलती है तो हम लाइसेंस को कैंसिल करते हैं, या फिर लीगल कोई प्रोसीडिंग होती है वो भी हम करते हैं। बट इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स कश्मीर में देखी गई है, तो इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। पीछे हमने 4-5 रेडें भी की थी और उम्मीद करते हैं कि ज्वेलर कम्युनिटी समझी होगी। कुछ ये पाया गया है अभी रिसेंटली कि यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में, पुलवामा जहाँ के हमारे मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते, वहाँ पे भी हॉलमार्किंग गोल्ड बेचा जाता है, वहाँ पे नकली HUID का माल मिला गया है। तो हमारे कुछ ज्वेलर भाइयों ने पकड़ा भी है, उनकी FIR भी दर्ज हुई है। तो वो तो हमने चेक किया तो पता चला कि 30% ज्वेलरी है। तो ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर किसी ज्वेलरी को खरीदते हैं, BIS के ऐप पे चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई शुबा है तो हमारे जो 3 सेंटर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है, और हम जम्मू ऑफिस में भी हमारा रेफरल लैब है, यहाँ पर आके अपने गोल्ड को एक बार रीटेस्ट करा सकते हैं। सिर्फ नॉमिनल चार्ज 100 रुपये लगता है, जिसमें आप चेक करा के पता कर सकते हैं कि गोल्ड की क्या प्योरिटी है। सिर्फ 100 रुपये बिना तोड़े वो जो कर सकते हैं वो करके बता देंगे। यहाँ पे 3 सेंटर्स हैं, एक 2 लाल चौक पे हैं और एक डाउनटाउन में है। आवाम को खास तौर से जब गोल्ड लें तो बहुत ध्यान से देखें। बुलियंस वगैरह पे BIS का खाली ट्रायंगल लगे विश्वास ना करें। HUID नंबर देखें, बिल जरूर मांगे और HUID नंबर बिल पे लिखवाएं, क्योंकि ऐसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो BIS के ऐप में जब जैसे आप डालोगे, वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द ज्वेलर अंडर सेक्शन 15 ऑफ द BIS एक्ट 2016 ऑल्सो। तो वो सब हम कर सकते हैं, बट कंप्लेंट्स आनी चाहिए, पता चलना चाहिए, तभी इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो पाएगा। तो ये हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में, जब खरीदें तो थोड़ा ध्यान लगाएं, क्योंकि आप जब ज्वेलर आपको बोलता है कि GST लगेगा 1% या आधा 1.5%, 2% ये लगेगा, और आप कैश के चक्कर में चले जाते हैं, उसकी दरकिनार कर दें। 1% GST देने से कम ये श्योरिटी रहेगी कि आपने 750 ग्रेड का माल लिया तो 750 का माल आपको मिलेगा। नहीं तो हमने कई जगह देखा है कि 700 जो आपको पुलवामा की साइड में जो कंप्लेंट मैंने बताया था, उसमें 30% गोल्ड था 750 में। 30% मतलब कि 300 आउट ऑफ 750, 450 का चूना लगाया ज्वेलर ने। अच्छा, तो वो भी अमाउंट जो पता चला था मुझे भी कल ही, जो कुछ एसोसिएशन वगैरह से बात हुई, तो करीब 30-1 लाख का माल जो पुलिस ने पकड़ा, कैप्चर किया है। तो एक्चुअल में वो माल की कॉस्ट तो 10-12 लाख ही है। ऐसे चूना भी लगता है। तो कैसे, मतलब जो कश्मीर मार्केट है, यहाँ किस कैरेट का गोल्ड चलता है? यहाँ पे 18 कैरेट ही चलता है, ज्यादा से ज्यादा 18 कैरेट ही लेते हैं। सभी लोग 18 कैरेट ही लेते हैं, 22 कैरेट का ज्यादा चलन है नहीं। यहाँ पे ज्यादा चलन 18 कैरेट का ही है। सभी मैंने देखा है, काफी यहाँ 2 साल से अपनी सर्विसेज के दौरान मैंने कितनी बार भी देखा है, यहाँ ज्यादा 18 कैरेट चलता है। जम्मू में जाएंगे वहाँ पूरा 22 कैरेट ही चलता है। जम्मू की काफी जगह तो ठीक ठाक हो गया है, तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा श्रीनगर में कभी कभी आ जाता है कि डाउनटाउन में या पीछे की साइड में, बाहर की साइड में, जब बटमालो हो गया, बड़गाम हो गया, ये जो गांव के जो एरिया हैं, वहाँ पे बेचारे जो हमारे बाशिंदे हैं वो 1-2 लाख का सामान खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि सामान जब बेचने जाते हैं 2 साल बाद बिल होता नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान उनको भरना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे जो 3 सेंटर है 100 रुपये के ही लगना है, वो टेस्टिंग करके हाथ क्या 2-10 मिनट में आपको बता देंगे गोल्ड की प्योरिटी क्या है। कम से कम आपको 90% प्योरिटी तो इमीडिएटली बता ही देगा, वो गलाएगा नहीं तो इमीडिएटली बता देगा। तो देन यू कैन फाइट विद द ज्वेलर इफ यू हैव द बिल।
अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैन हेल्प इफ यू हैव द बिल, अगर आपका बिल ही नहीं है तो हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 18 कैरेट का गोल्ड 18 कैरेट की कीमत पे ही बिकता है या ज्यादा बिकता है? 18 कैरेट पे ही बिकना चाहिए, और अगर कोई आपसे 24 कैरेट का और 22 कैरेट का पैसा ले रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आपका लीगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। BIS को भी कह सकते हैं कि ये ज्वेलर आप 18 कैरेट में हमसे 24 कैरेट के पैसे ले रहा है या 22 कैरेट के पैसे ले रहा है, तो वी कैन टेक एक्शन ऑन दैट। अच्छा, दूसरी बात तिलकराज जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ जो हिस्टोरिक हेरिटेज सेक्टर में सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो शाल है, पश्मीना। पश्मीना के मेयार ऑलरेडी मुकर्रर है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब काम कर रही है। तो अब क्या आप उस स्टैंडर्ड से मुतमईन नहीं है, या फिर भी आप इसका अपना स्टैंडर्ड मुकर्रर करेंगे? नहीं, वही स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग कोई स्टैंडर्ड है। क्योंकि जो जहाँ तक मैं जानता हूँ पश्मीना को, पश्मीना लद्दाख के पश्मीना पे मैंने एक बाइक रैली पे गया था हेडक्वार्टर से, दिल्ली से 2018-19 में। तो अभी इसमें क्या है कि जो पश्मीना जो है ना, कश्मीरी पश्मीना, ये भी एक प्रॉपर गोट से ही बनता है, तो उसमें DNA टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि ये किस गोट का बना हुआ। तो यही एक तरीका है जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं DNA टेस्टिंग से। तो जो सोफिस्टिकेटेड लैब है DNA टेस्टिंग ही करती है। इस बशर्ते हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि इस पश्मीना को, जो कश्मीरी पश्मीना है, उसको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंडेटरी किया जाए। और यहाँ की जो लेबोरेटरी है, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखी है, यहाँ पे IUST के पास एक लेबोरेटरी है, दे कैन डू द टेस्टिंग, टेक्सटाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसमें कुछ टेस्टिंग भी होती है, जैसे आपने तो DNA टेस्टिंग में बताया, उसके अलावा कुछ उसकी रफ एंड टफ, उसके टूटने का टेस्ट और उसके नंबर ऑफ डेयर्स का टेस्ट, वो अगर हम कर सकें, जैसे यहाँ पे करते हैं, सितारा लैब है गाजियाबाद में, दे कैन डू द मच बेटर देन टेस्टिंग। केरल में भी टेस्टिंग है, बट अगर यहाँ पर अगर कोई टेस्टिंग करना चाहे तो BIS खुले हाथ से तैयार है उनको लैब को अपने पास रिकॉग्नाइज करने के लिए, बिना किसी खर्चे के। ज़्यादा खर्चा तो लगता नहीं है, खाली उसको NABL कराना है, और BIS का जो नॉमिनल चार्ज है वो देके वो इस प्रोडक्ट को BIS के बिहाफ पे टेस्ट कर सकता है, और BIS उसके बेस पे लाइसेंसिंग दे सकता है। तो इसके लिए कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर में कम से कम हम पश्मीना को मैंडेटरी करा सकें। ये हमारे कश्मीर आवाम के लिए अच्छा रहेगा, जो बेच सके, धड़ल्ले से बेचेंगे कि ISI मार्क है, ये पश्मीना सर्टिफाइड है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो कश्मीर में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक BSI स्टैंडर्ड की के कैटलॉग में नहीं आए हैं, और उसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? हम मेजर कुछ एक प्रोडक्ट था, जैसे अखरोट के फर्नीचर बनते हैं, वो मेरे उसमें था, तो मैंने हेडक्वार्टर्स में बात भी की, तो कुछ मिला था कि स्टैंडर्ड्स के अंदर वो कवर होता है, अखरोट से बना सकते हैं। अभी हमें उसमें कुछ टेस्टिंग फेसेस करने, तो वी मेक ए स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ दैट एंड वी विल गिव इट टू आवर NIT श्रीनगर टू टेस्ट कि इसमें कितनी स्ट्रेंथिंग वगैरह बना सकते हैं। देन वी विल गिव इट टू द स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी कि इसके अंदर इसके बेसिस पे अगर हम फर्नीचर बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथिंग ऐसे की जा सकती है। एक उस पर काम करेंगे, उसके लिए हम मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं कि वो कुछ अगर प्रोडक्ट वगैरह हम से शेयर कर सके तो हम उसके बेसिस पे उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करा के उसके रिजल्ट्स वगैरह बना के साइंटिफिक मेथड से हम कमेटी को प्रस्तुत कर सकें। दूसरा, अपने पश्मीना तो आपने बता ही दिया है। कुछ नए हमने प्रोडक्ट यहाँ पे जो बाकी स्टेट्स में लगते हैं वो हमने यहाँ बोले हुए हैं, जो काफ़ी हद तक आगे चले गए हैं। एक पेवर ब्लॉक है जो हर गांव दरख्तों में यूज़ होता है, उसके लिए हमने कहा है कि वो ISI मार्क होना चाहिए। दूसरा, हमारा RCC पाइप्स हैं जो हर रोड के नीचे लगता है। तीसरा, हमारे जो स्पोर्ट्स गुड है, खासतौर से बैट इंडस्ट्री जो विलो अलग अलग कर रखे थे, कश्मीरी और इंग्लिश विलो, तो उसको भी यहाँ के मैन्युफैक्चरर ने बोला कि कश्मीरी वर्ड हटाया जाए और इंग्लिश विलो हटाया जाए, क्योंकि बोथ आर मैन्युफैक्चर थ्रू द ट्री ओनली, तो खाली विलो कहा जाए उसको, क्योंकि इसके अलग अलग प्राइसिंग हो जाती है कश्मीरी विलोज कह के, जबकि एज गुड एज बोथ द प्रोडक्ट्स आर गुड, दोनों एक बराबर से स्ट्रेंथिंग रखते हैं। तो उसके बारे में भी हमने कमिटीज़ को अपडेट किया है कि ये यहाँ की डिमांड है, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की बैट इंडस्ट्री, उसकी भी डिमांड्स को भी अपडेट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और यहाँ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हीटर्स होते हैं जो LPG प्लस इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उसके लिए भी हमने रिसर्च के दायरे में लेके इसको कमेटियों को अपडेट करेंगे
कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो ज़रूरी है। जो गैप्स हैं वो एनालाइज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करके भेजते रहेंगे, तो हमारी कोशिश बनी रहेगी सर। हमारे क्रिकेट बैट का मसला है, ये जो विल्लो हम यूज कर रहे हैं, विल्लो एसेंशियली ब्रिटिश माइग्रेंट है, तो फर्क क्या है? अब कोई फर्क नहीं है। वो कश्मीर में वो उद्गम होता है तो इसलिए उसको कश्मीरी विल्लो नाम दे दिया, और वो एक इंग्लिश में पैदा होता है तो इंग्लिश विल्लो नाम दे दिया। लेकिन इतना ही फर्क है, तो सेम, दोनों सेम। हो सकता है कि कोई और दूसरे ट्री से बना रहा हो, उसका कुछ और कह सकते हैं, पर जो विलो, जो कश्मीर इंग्लिश विलो जो यहाँ पे इंपोर्ट होके यहाँ बनाया गया है, वो भी इज ए विलो ओनली। तो इसीलिए तो जो मैन्युफैक्चरर की जो रिक्वेस्ट थी वो कमेटी को फॉरवर्ड कर दी गई है, वो नॉमेनक्लेचर को करेक्टेड डाउन, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश के नाम से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और कश्मीर के नाम से कम पैसे दिए जाते हैं। कश्मीरी विल्लो 4,000 रुपए का, इंग्लिश विल्लो 10,000 रुपए का, तो ये 6,000 रुपए का फर्क तो बैठे बैठे ही हो रहा है। तो भी यही स्टैंडर्ड फर्क खत्म करना चाहता है कि इंग्लिश और कश्मीरी कुछ नहीं होता, एक विल्लो होता है। विल्लो जो होना चाहिए उसकी ये स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स हैं, इतना वो मोटा होना चाहिए, उसके जब पिच करेंगे तो उसका हैंडल कितने ताकत बनाए रखे, उसमें जो केमिकल्स लगे हैं वो कितनी ताकत से उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसको कितनी फोर्स के साथ अगर मारा गया तो वो ठीक रहेगा। अगर वो दोनों पैरामीटर्स को पूरे कर रहे हैं दोनों, तो दे बोथ आर डिक्लेयर्ड एज ए स्टैंडर्डाइज्ड बैट। एक चीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो काम करने वाला है वो सरकार है। सरकार एक रिसोर्सफुल इंस्टीट्यूशन होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है, ये डेवलपमेंट करता है। तो स्टैंडर्ड फिक्स भी यही करता है, सरकार ही करती है, BIS। यही तो गलत है। हाँ। सरकार अकेली ही नहीं करते, आप सब, हम सब, हाँ, वही हम सब मिलकर। तो सही है, मैं कह रहा हूँ सरकार का इंस्टीट्यूशन है, ओन्ड रन बाय गवर्नमेंट। तो अभी सरकार सड़क बनाती है कश्मीर में, और हमें ये पता है कि ये आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, लेकिन बारिश में हम जब चलना चाहते हैं सड़क पर तो उसकी रोड़ी इधर उधर, सब कुछ विटामिन कहीं, मतलब है क्या मसला है सर? उसमें तो ये कहूंगा कि स्टैंडर्ड गलत नहीं होते। हाँ, स्टैंडर्ड गलत नहीं होते, स्टैंडर्ड तो बने अच्छे के लिए होते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन फेस होता है ना। अब वो चीज तो हमारे पास है नहीं, पर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, सेट मेथड्स वर ऑलरेडी गिवन, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है, रोड लाइन कंडीशंस हैं, ये सब दे रखा है स्टैंडर्ड में, कैसे बनाना है, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, कब करना चाहिए, तार कितना गर्म होना चाहिए, उसके अंदर रोड़ी कितनी कब डालनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ स्टैंडर्ड में। पर अगर उसी को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम तार की संख्या कम कर देंगे या उसकी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो जल्दी गल जाएगा, नीचे से चला जाएगा, नीचे की रोड की लेवलिंग नहीं करेंगे बराबर, तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेजेस होती है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सभी को बार बार सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। जैसे PW डिपार्टमेंट के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जो यही चीज बताते हैं कि आपको कैसे कैसे इनको चेक करना है, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप कैसे कैसे चेक करेंगे। जबकि प्रोडक्ट के अंदर तो टेस्टिंग है और इसी सिस्टम के अंदर भी टेस्टिंग है, बट हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट इट, उसके लिए हम ट्रेनिंग देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे ऑफिसर हेडक्वार्टर से यहाँ आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। अब देखिए कितना हम सफल होते हैं, पर कोशिश हमारी बराबर है कि हम ट्रेनिंग ही दे सकते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड को यूटिलाइज किया जाए, कैसे अच्छा भारत बनाया जा सके, उसी पे काम कर रहे हैं। तिलकराज जी, हम बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन इसके कंक्लूजन में कुछ छोटे 2-3 हल्के फुल्के बातें मैं पूछ लूंगा। आप चूंकि मेयार मुकर्रर कर ही रहे चीजों के, कुछ कुदरत के बनाए हैं, कुछ इंसान के बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले खूबसूरती का मेयार मुकर्रर करना, मैं उसकी अपनी हर एक की, मतलब मैं मारूद और आवरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। खूबसूरती का मेयार अगर सेट करूंगा ना, तो मैं एक ही चीज से सेट करूंगा, वो अंदरूनी रूप से कितना खूबसूरत है, जिसको उसके विचार कहते हैं। विचार जो उसके समाज के साथ और रिलीजियस के साथ जो कनेक्टेड है,
जो पॉजिटिविटी है उसी को कनेक्ट करूंगा, देखने पे नहीं जाऊंगा। ये अगर आप पूरे मुल्क में देखेंगे, क्योंकि आप साइंटिस्ट भी हैं, आप मैार भी मुकर्रर करते आप हैं। देख लीजिए, साइंटिस्ट ही देख लीजिए ना, आप साइंटिस्ट देख लीजिए, जितने भी हमारे इसरो के साइंटिस्ट वगैरह हैं सब साउथ के हैं। हम कह सकें कि कई नॉर्थ इंडियंस कहेंगे देखने में ज्यादा अच्छे नहीं है, बट उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आज अभी रिसेंटली इसरो ने 2 लॉन्च पैड कनेक्ट कर दिए ऊपर जाके, जो आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया है, और वर्ल्ड भी हैरान है कि हम इतना सस्ता कर पाए। अब अगर हम सुंदरता के म्यारों पे जाएं तो शायद वो नहीं हो पाता। हाँ, तो हमें तो देखना चाहिए ना कि सुंदरता इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर के विचार अच्छे होने चाहिए, और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश हमारे लिए क्या कर सकता है वो जरूरी नहीं है। एक अकेला चना नहीं फोड़ेगा सर, हमको मिलके फोड़ना पड़ेगा। हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हम रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। हम रोड पे टॉयलेट्स क्यों कर रहे हैं, हम रोड पे थूक क्यों रहे हैं, ये और फॉरेन में यही फर्क है। उसी फर्क को दूर करना बस हमें, और कुछ नहीं है। हम बहुत समझदार हैं, हम सऊदी जाके बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम दुबई जाके बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम यूरोप में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, बिल्कुल उनके जैसे हो जाते हैं, पर इंडिया में आके वहीं पे हम रोड पे चलते हुए थूकते हैं, रॉन्ग साइड चलाने लग जाते हैं गाड़ी। अमेरिका में 25 किलोमीटर फालतू चला लेंगे, सऊदी में फालतू चले जाएंगे, बट रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। सिर्फ किस लिए? रघुराज जी, आपकी नजर पूरे मुल्क पर है, आप जानते हैं। मुझे ये बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल, कि हमारे मुल्क में मेजॉरिटी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर देखा जाए तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। कई जगह जैसे जहाँ पे फ्रीबीज नहीं है, आई थिंक जैसे मुंबई वगैरह है, मुंबई बेंगलोर वगैरह, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे हैं। चेन्नई वगैरह की, दिल्ली थोड़ा सा खराब हो गया है, हमें ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, बट रोड की कंडीशंस वगैरह खराब है। तो देश जहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे बन रहे हैं, मेट्रोज आ गई हैं, मानस को सुविधा मिल रही है, वो सब अच्छी कैटेगरीज में आएंगे। और जो जहाँ पे सुविधाएं कम हैं उनको हम नहीं कहेंगे। जैसे जिस दिन मैं ये मान सकूं कि यहाँ पर जितने भी पानी है ना, हम डायरेक्ट टैप से पानी पी पाए, इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 के हिसाब से सर्टिफिकेशन हो जाए, तो उस दिन हम कह पाएंगे कि हम शायद एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे हमें पानी भी साफ मिल रहा है डायरेक्ट पीने के लिए। अब घूमते हैं, यूरोप घूमते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, स्कैंडिनेवियन एरिया में जाते हैं जहाँ बर्फ होती है। आप कश्मीर में, मैं शाल पहने हूँ, आप सिर्फ स्वेटर में। व्हाट इज द डिफरेंस यू फील बिटवीन यूरोप एंड कश्मीर? यूरोप और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर पूरे पैक हैं। बस उनके पास क्या है, सुविधाएं हैं, जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है, हर जगह जाके वो हीटर्स वगैरह ऑन रहते हैं। हमने उसका इलाज किया अपनी छोटी सिगड़ियों से, छोटी सिगड़ी, छोटे एलपीजी सिलेंडर्स, उनसे हम यूज कर रहे हैं। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उल्टा यूरोप भी सुंदर है। मैं स्विट्जरलैंड अभी रिसेंटली देख के आया पीछे, और उसके साथ ये भी देखा यूरोप। कश्मीर तो 2 साल से देख रहा हूँ, दोनों बेहतरीन, बहुत खूबसूरत हैं। हमें कश्मीर को ढंग से एक्सप्लोर करें और इसको भलाएं। कश्मीर बहुत ही सुंदर है, इट इज एज बेटर देन योर स्विट्जरलैंड। वो जो पहले कहावत थी ना, जन्नत यही है, कहीं नहीं है जन्नत यही है, बहुत सुंदर है। हमें जो सुंदरता, जो हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कुपवाड़ा भी गया हूँ, कुलगाम भी गया हूँ, पुंछ के एरियाज में भी गया हूँ, दूर दूर के दरख्तों में जाके यही देखा कि सुंदरता हर जगह है। यहाँ पे हर जगह जितने भी लोग मिलते हैं, इतने मिलनसार लोग हैं, जहाँ पे जाओ कोई खाना खिलाए बिना छोड़ता नहीं है। इतनी जगह तो मैं परेशान हो गया हूँ कि चाय पी के, कहवा पी के कोई भी नहीं मना करता। तो यहाँ की पब्लिक अच्छी है और मुझे कोई तकलीफ तो हुई नहीं। खास तौर से मैं काफी टाइम से यहाँ 2-2.5 साल हो गए, मुझे रात के 2 बजे 3 बजे भी घूमते हुए यहाँ कोई तकलीफ हुई नहीं। तो मुझे तो अच्छा लगा। कश्मीर इज वेरी गुड, और इसी प्रकार से सारे लोग हर देश के अच्छे हैं। मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ और सबको अच्छा समझता हूँ। Raghuram ji, so nice of you that you could spare so much of time and we could talk freely, and we'll try to कोई और बहाना देख लेंगे आने वाले दिन। बहाने तो मैं आपको दूंगा। हम तो कुछ एक नई कोशिशें फिर बात करेंगे। श्रीनगर में कुछ कोशिशें करेंगे जिनको हम आगे ले जा सके, हम अपनी आवाम को जोड़ पाए स्टैंडर्ड से, उसी पे काम करेंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।